हे गाइस, वेलकम बैक। एक बात बता के रख रहा हूँ, इस बात को समझना कि ये जो चैप्टर है ऑल्टरनेटिंग करंट, इस चैप्टर में हम बहुत सारे ऑल्टरनेटिंग क्वांटिटीज के साथ डील करने वाले थिंग्स विच आर गोइंग टू physical quantities which are going to change with time. It may be current, it may be EMF, right? This physical quantities basically change with time. और कभी कभी जब हम इन ऑल्टरनेटिंग क्वांटिटीज को मैथमेटिकली विजुलाइज करने का कोशिश करते हैं ना, इट समटाइम्स गेट्स वेरी डिफिकल्ट। हमको फील नहीं आएगा। इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द टाइम अगर तुम इसको मैथमेटिकली इमेजिन करने का कोशिश करोगे तुमको फील नहीं आएगा। फील तब आएगा अगर तुम इसको देख पाओगे, अगर तुम इसको ग्राफिकली देख पाओगे इन चीज़ों को। तो आज का जो एपिसोड है, इस एपिसोड में मैं तुमको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा, बहुत ही आसान से एक ग्राफिकल मेथड सिखाऊंगा जिसके थ्रू हम इन ऑल्टरनेटिंग क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करेंगे। इट विल मेक आवर लाइफ मच मोर इजी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो ये जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है इसको हम फेजर डायग्राम बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं हम इसको? वी कॉल इट एज फेजर डायग्राम। एक मिनट, वी कॉल इट एज फेजर डायग्राम। ठीक है, और इस फेजर डायग्राम को बनाने वाला, इस फेजर डायग्राम में हम एक रोटेटिंग वेक्टर को यूटिलाइज करते हैं। किसको यूटिलाइज करते हैं? एक रोटेटिंग वेक्टर। मैं समझाऊंगा धीरे धीरे, अभी सिर्फ सुनो। एक रोटेटिंग वेक्टर को यूटिलाइज करते हैं जिसको हम फेजर बुलाते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर देखो, ये जो तुमको लाल कलर का एरो दिख रहा है ये हमारा रोटेटिंग वेक्टर है। दिस इज अवर रोटेटिंग वेक्टर and this vector is rotating with a constant angular velocity of omega. ये जो वेक्टर ये constant angular velocity omega से रोटेट कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज। इसका जो रोटेशन है दैट इज एंटी क्लॉकवाइज। बात समझ में आ रहा है? ओके, और ये जो रोटेटिंग वेक्टर है, ये रोटेटिंग वेक्टर का जो लेंथ, the magnitude of this vector will represent the peak value of our sinusoidal alternating physical quantity. जैसे कि यहाँ पर हम ये एक फंक्शन मानते हैं, at = am sin omega t plus phi। ये हमारा एक ऑल्टरनेटिंग क्वांटिटी है। ऑब्वियसली दिस इज ए साइन फंक्शन। ठीक है, एक साइनसोडियल फंक्शन है और ये रोटेटिंग वेक्टर इस साइनसोडियल फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। कैसे, मैं तुमको बताऊंगा। फिलहाल ये समझ के रखो कि ये रोटेटिंग वेक्टर इस साइनसोडियल फंक्शन को रिप्रेजेंट करना चाहता है। ठीक है, यहाँ पर हम फाई का वैल्यू 0 मान सकते हैं बिकॉज इसका जो यहाँ पर ग्राफ प्लॉट किया गया है, ध्यान से देखो, दिस ग्राफ स्टार्टेड फ्रॉम y = 0, t = 0 में y का वैल्यू 0 है। तो t अगर मैं 0 पुट करूंगा, अगर a का वैल्यू, मतलब यहाँ पर a इज प्लॉटेड एज y कोऑर्डिनेट, a का जो वैल्यू होगा उसको 0 होना पड़ेगा। तो फाई को हम 0 मान रहे हैं। मैं और एक बार लिख के रखता हूँ, दैट इज a एट एनी टाइम t इज am sin phi। तो इस ग्राफ को, सॉरी sin ओमेगा t, इस ग्राफ को प्लॉट किया गया है। ठीक है ना, am sin ओमेगा t। और इसी ऑल्टरनेटिंग साइनसोडियल फिजिकल क्वांटिटी को ये फेजर रिप्रेजेंट करना चाहता है। इज दैट क्लियर? और मैंने क्या कहा? मैंने ये कहा कि ये जो वेक्टर है, वेक्टर का जो लेंथ है, जो मैग्नीट्यूड है, दैट विल रिप्रेजेंट द पीक वैल्यू am। समझ में आया? तो मैं यहाँ पर लिख के रख रहा हूँ, लेंथ ऑफ वेक्टर कितना होगा? लेंथ ऑफ वेक्टर इन दिस केस इज am, दैट इज द पीक वैल्यू ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। चलो मैं ये भी लिख के रखता हूँ, ये क्या है? दिस इज द पीक वैल्यू ऑफ आवर फिजिकल क्वांटिटी। बात समझ में आया? इज दैट क्लियर? ओके फाइन। और ये जो वेक्टर ये एंटी क्लॉकवाइज गोल घूमता है। बात को समझना। ठीक है, अभी लेट अस से ये जो वेक्टर है, दिस वेक्टर एट टाइम t = 0, टाइम t = 0 पे वेक्टर ऐसा था। ठीक है, ये दिख रहा, द वेक्टर वाज बेसिकली हॉरिजॉन्टल। ठीक है, टी टाइम के बाद ये वेक्टर घूम के यहाँ तक पहुंचा। दिस इज टाइम टी एंड वी ऑल नो कि इतने टाइम में ये वेक्टर कितना एंगल कवर कर चुका होगा। इतने टाइम में इस वेक्टर ने कितना एंगल कवर कर लिया? ओमेगा टी एंगल कवर कर लिया। ठीक है, बिकॉज दिस वेक्टर इज रोटेटिंग विद अ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ओमेगा। नाउ आई वांट यू पीपल टू फोकस on the shadow of this vector on the y-axis। इसको अगर मैं अपना y-axis में बोलता हूँ तो इस लाल कलर का वेक्टर का जो शैडो बनेगा, कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ पर बना, तो ये वाला शैडो दिख रहा है। इस ब्राउन कलर का, वट एवर कलर तुम बोलना चाहो, ये जो तुमको बोल्ड कलर का एरो दिख रहा है, इसका जो शैडो बन रहा है, पिंक कलर का मैंने शैडो बनाया, इस पे ध्यान दो। इज दैट क्लियर? इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि दिस इज द प्रोजेक्शन ऑफ दिस वेक्टर ऑन द y-axis। Can you tell me the length of this pink vector, which is actually the shadow of this rotating vector at a time t
ऑन द वाई एक्सिस। इसका जो वैल्यू होगा, कम ऑन टेल मी क्या होगा, इफ दिस इज ओमेगा टी, इसका जो लेंथ है उसको हमने क्या लिख के रखा है, ए एम, तो इसका जो ये जो पिंक वाला शेडो होगा इसका वैल्यू क्या होगा, दैट इज ए एम साइन ओमेगा टी, राइट, दैट इज ए एट एनी टाइम टी। मतलब इस रोटेटिंग वेक्टर का जो y एक्सिस में जो शैडो है वो शैडो का लेंथ है ए एम साइन ओमेगा टी, व्हिच इज आवर एक्चुअल फंक्शन। कुछ समझ में आया मैंने क्या बोला, कुछ दिखा तुमको, क्या तुमको ये दिखा कि जब ये वेक्टर रोटेट करता है, गोल गोल रोटेट करता है, इस वेक्टर का जो शैडो का वैल्यू होगा, शैडो कौन से एक्सिस पे, शैडो y एक्सिस पे, तो इसका जो शैडो है वो हमारे एक्चुअल साइनसोइडल फंक्शन को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। बात समझ में आ रहा है। सो इन दिस केस ये जो शैडो देखो, इसको अगर मैं टाइम के रेस्पेक्ट में प्लॉट करूं तो ये हो जाएगा y का वैल्यू। कुछ देर के बाद जब ये गोल घूम के ये वेक्टर रोटेट करके यहाँ पहुंचेगा, इसका जो शैडो का लेंथ है वो ये वाला शैडो है, इसको अगर मैं ग्राफ में टाइम के रेस्पेक्ट में प्लॉट करो तो ये वाला हाइट रिप्रेजेंट करेगा। कुछ देर के बाद ये जो वेक्टर है ये गोल घूम के यहाँ पहुंचेगा, इज दैट क्लियर। जब गोल घूम के यहाँ पहुंचेगा तो ये पूरा वेक्टर और उसका शैडो दोनों का लेंथ क्या हो जाएगा, सेम। और उसी शैडो को अगर मैं ग्राफिकली टाइम के रेस्पेक्ट में प्लॉट करूँ तो यहाँ पर वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा, पीक वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। देखो मैं फिर से कह रहा हूँ, हमको सिर्फ क्या करना है कि इस वेक्टर का जो ये y एक्सिस पे हमको शैडो मिल रहा है, टाइम के रेस्पेक्ट में शैडो का लेंथ हमको ग्राफिकली प्लॉट करते जाना है। तो अगर मैं इसको ग्राफिकली प्लॉट करते जाऊं तो मुझे इसी साइन फंक्शन का ग्राफ मिल जाएगा। इज दैट क्लियर। और मैंने तुमको प्रूव करके भी दिखाया कि इस वक्त टी टाइम में वेक्टर जब यहाँ पर पहुंच चुका होता है, इसका शैडो का वैल्यू कितना होता है, ए एम साइन ओमेगा टी। इज दैट क्लियर। क्या तुमको ये समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ, पक्का? ओके फाइन। दैट मीन्स रोटेटिंग वेक्टर का जो शैडो है वो हमारे साइनसोइडल फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है। अभी जब ये पूरा वेक्टर रोटेट करके पूरा वर्टिकल हो जाएगा, इस बात को समझो कि उस वक्त इस वेक्टर का लेंथ और इस वेक्टर का शैडो दोनों का वैल्यू क्या होगा, सेम होगा। इन दैट केस शैडो का लेंथ सबसे ज्यादा होगा, मैक्सिमम होगा। और देखो ये हमारे ग्राफ का किस वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, पीक वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। तरह से वो 90 घुमा और एक 90 घुमा और एक 90 घुमा, 3 बार 90 घूम गया तो ये वेक्टर रोटेट करके अभी यहाँ पहुंच जाएगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड, कहाँ पहुंच जाएगा, दिस विल बेसिकली रीच हियर, यहाँ पहुंच गया फॉर एग्जाम्पल वेक्टर हमारा। अभी इन दिस केस वेक्टर भी इधर है और y एक्सिस पे अगर मैं इसका शैडो का लेंथ पूछूं तो वो वेक्टर का ही लेंथ हो जाएगा, राइट, बिकॉज द शैडो एंड द एक्चुअल रोटेटिंग वेक्टर विल बेसिकली ओवरलैप विद ईच अदर, और दोनों का लेंथ क्या होगा, सेम। और इसके कोरस्पॉन्डिंग जो हमको शैडो का लेंथ मिल रहा है उसको अगर मैं प्लॉट करूँ ग्राफिकली टाइम के रिस्पेक्ट में, वो हमारे कौन से वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, हमारे नेगेटिव पीक वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, -a। बात समझ में? एंड दिस इज हाउ the graph will basically can be plotted, right, simply by drawing the shadow of this rotating vector. The shadow of this rotating vector will represent our actual sinusoidal function. ठीक है। मैं तुमको एक बहुत बढ़िया सा एनिमेशन दिखाऊंगा तब तुमको फील आएगा प्रॉपर्ली। इसको अगर कुछ इस डायग्राम को अच्छे से बना के रखो, यहाँ पर अगर कुछ लिखना है वो लिख के रखो, मैं मिटा रहा हूँ। दिख रहा है? देखो इतना प्यारा सा पिक्चर है। What I want you people is to focus on the shadow। दिख रहा है ये वेक्टर जो वो रोटेट कर रहा है और उसका शैडो को देखो, शैडो ऊपर नीचे मूव कर, ऊपर गया फिर नीचे आया, ठीक है ना, फिर ऊपर गया फिर इसका नीचे आया। और शैडो का जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू है वो टाइम के रेस्पेक्ट में इस एक्सिस में प्लॉट किया जा रहा है। दिख रहा है? इज दैट क्लियर। शैडो का जो हाइट है, शैडो का जो हाइट है वो इस ग्राफ का हमारा क्या है, इस ग्राफ का हमारा y का वैल्यू है और उसको टाइम के रेस्पेक्ट में प्लॉट किया जा रहा है। और ध्यान से देखो हमको कैसा ग्राफ मिल रहा है, यहाँ पे एक साइनसोइडल फंक्शन मिल रहा है, जिस साइनसोइडल फंक्शन को हम मैथमेटिकली हमने रिप्रेजेंट किया था बाय राइटिंग इट एज व्हाट, am sin ओमेगा t प्लस 5। समझ में आया? दैट इज रिटन एज व्हाट, am sin ओमेगा t प्लस 5। उसी चीज को ये ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर रहा है। Is that clear? So this is how we graphically represent a sinusoidal function. I hope so तुमको यहाँ तक समझ में आया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, अभी ना कुछ टर्म्स का मतलब क्या है वो समझ लेते हैं। देखिए ये सारी चीज़ें जो है वो हमने पहले भी डिस्कस किया था क्लास 11 में SHM में, और एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखो हमारे सामने एक फंक्शन है, साइनसोइडल फंक्शन है, जैसे कि दिख रहा है x इक्वल टू इन दिस केस x इक्वल टू x नॉट साइन ओमेगा t प्लस माइनस y। यहाँ पर जो x नॉट है ये क्या है, दिस इज द पीक वैल्यू। ऑलरेडी बता चुका हूँ पीक वैल्यू मतलब इस फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है, x नॉट हो सकता है। और ये जो ओमेगा t प्लस 5 है ना, इसको हम कहते हैं फेस, PHAS, फेस कहते हैं।
इज दैट क्लियर? और ये जो फाई नॉट है, जहाँ पर यहाँ पर फाई नॉट लिखा नहीं है, फाई लिखा हुआ है, फाई नॉट जो है इसको हम इनिशियल फेज कांस्टेंट बोलते हैं, एंड ओमेगा टी इज द इंस्टेंटेनियस फेज। इन नाम को अच्छे से समझ के रखो, बात को समझो एक बार। एक्स का वैल्यू कितना होगा, मतलब हमको ये पता है कि एक्स का वैल्यू जो है वो टाइम के साथ क्या होता है, वो टाइम के साथ बदलते रहता है, ठीक है? तो वो कौन सा फैक्टर है जो इस फंक्शन के वैल्यू को बदलता है? देखो एक्स नॉट तो कांस्टेंट है, तो इस फंक्शन का पूरा जो वेरिएशन है वो कौन डिसाइड करता है? ओमेगा टी प्लस माइनस फाइव। इसलिए हमने इसको फेज कहा। दिमाग में इसको तुम स्टेटस जैसा भी मान सकते हो कि दिस इज स्टेटस। ये स्टेटस डिसाइड करता है फंक्शन का कि फंक्शन का स्टेट कैसा होगा, ओमेगा टी प्लस माइनस फाइव। और ये भी सोच के देखो कि एट टाइम टी इक्वल टू जीरो, एट टाइम टी इक्वल टू जीरो एक्स का वैल्यू कितना होगा? ध्यान से देखो, दैट इज एक्स नॉट इन दिस केस साइन ओमेगा टी जीरो हो जाएगा, एंड लेट अस से प्लस माइनस फाइव, मैं प्लस ही लिखता हूँ, चलो प्लस फाइव नॉट ऐसा लिख दिया मैंने, ठीक है? दैट मीन्स टी इक्वल टू जीरो पे एक्स का स्टेट कैसा है, एक्स का स्टेटस कैसा है, एक्स का वैल्यू कितना है, वो किस पे डिपेंड कर रहा है? फाइव नॉट के वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है। बात समझ में आ रहा है? अगर फाइव नॉट 30 होगा तो एक्स का वैल्यू कितना होगा? एक्स नॉट बाई टू, फॉर एग्जाम्पल। बात समझ में आ रहा है? तो फाइव नॉट तुमको एग्जैक्टली ये बताएगा कि इनिशियली एट टाइम टी इक्वल टू जीरो हमारा जो फंक्शन था उसका वैल्यू कितना था, उसका स्टेटस क्या था, उसका कंडीशन कैसा था। इज दैट क्लियर? दैट इज द रीजन हम फाई नॉट को क्या बुलाते हैं? दैट इज द रीजन हम फाई नॉट को इनिशियल फेज कांस्टेंट बुलाते हैं, एंड ओवरऑल ओमेगा टी प्लस फाई नॉट को हम फेज बुलाते हैं। फेज इसलिए बिकॉज वही डिसाइड करेगा कि हमारे फंक्शन का वैल्यू कैसे वेरी करेगा। इज दैट क्लियर? ओके, नेक्स्ट आता है फेज डिफरेंस। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट डिफरेंस, तो ऑब्वियसली हमारे पास दो फंक्शंस होने पड़ेंगे, तब जाके हम दोनों के फेज के बीच में डिफरेंस स्टडी कर सकते हैं। जैसे कि let us consider a voltage function given by the expression v naught sin omega t plus phi 1. Phi 1 is the initial phase constant, and the second alternating function is I, that is I equal to I naught sin omega t plus phi 2. तो यहाँ पर तुम प्रैक्टिकली अगर देखोगे तो तुम्हारे सामने दो साइनसोडियल फंक्शंस है, दोनों का ओमेगा ओमेगा देखो, ध्यान से देखो, फ्रीक्वेंसी सेम है। अभी अगर हमको ये पूछा गया है कि फेज डिफरेंस निकालो, क्या फेज डिफरेंस? तो हमको यहाँ पर ये पता है कि फेज हम किसको बोलते हैं, ये जो टर्म्स है इनको हम फेज कहते हैं। तो अगर फेज डिफरेंस निकालने बोले तो हमको क्या करना है? माइनस कर देना है। तो ओमेगा टी प्लस फाई वन माइनस ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई टू क्या बचेगा? फाई वन माइनस फाई टू। तो इसको हम कहते हैं फेज डिफरेंस। इज दैट क्लियर? पक्का? देखो इस बात को समझो कि यहाँ पर हमने जो ये डिस्कशन किया है वो मैथमेटिकली तो समझ में आ जा रहा है, बट आई वांट यू पीपल टू बी एबल टू विजुअलाइज दिस कंडीशन कि एक्चुअली इसका मतलब क्या है, एक्चुअली फेज डिफरेंस का मतलब क्या है, ठीक है ना? उसको समझने के लिए द बेस्ट वे इज टू एनालाइज द ग्राफ्स। एक बार ग्राफ्स को ढंग से देख लेंगे हम, इसका फेजर डायग्राम को एक बार अच्छे से अगर एनालाइज कर लेंगे ना तो हमको प्रैक्टिकली दिखाई देगा कि फेज डिफरेंस का मतलब क्या है, फेज का मतलब क्या है, ठीक है? फिलहाल इस चीज को कॉपी करो, मैं मिटा रहा हूं, आगे बढ़ते हैं। ओके, अभी ना मैं चाहूंगा कि ये जो दो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, इन दो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को तुम देखो और समझो। देखो ऐसा केस है यहाँ पर, द सिचुएशन इज समथिंग लाइक दिस कि यहाँ पर हमारे पास दो साइनसोडियल फंक्शंस है। ये जो बोल्ड कलर का कर्व है ये वोल्टेज के कर्व को रिप्रेजेंट कर रहा है, वोल्टेज फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो डॉटेड लाइन है ये करंट के फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। दैट मीन्स अभी हमारे पास दो साइनसोडियल फंक्शंस। इज दैट क्लियर? और यहाँ पर हम दो टर्म्स यूज करेंगे, लैगिंग बिहाइंड, लीडिंग अहेड, या लैग या लीड। ऐसे भी ये जो दो वर्ड्स है लैग एंड लीड, ये दो वर्ड्स हम बहुत यूज करने वाले हैं। इसको हम कब यूज करेंगे और इसका मतलब क्या है, इसको एक बार पहले समझते हैं। देखो अभी अगर मैं वोल्टेज वाले फंक्शन को और करंट वाले फंक्शन को कंपेयर करूं तो ध्यान से देखो, ये जो वोल्टेज वाला फंक्शन है ये करंट के फंक्शन के रेस्पेक्ट में या करंट के ग्राफ के रेस्पेक्ट में पहले ही पीक कर जाता है। क्या बोला मैंने? पहले ही पीक कर जाता है। देखो ये पीक कर रहा है ना, करंट के पहले ही पीक कर जाता है। मतलब तुम थोड़ा ऐसे सोचो कि यू नो देयर आर टू पीपल इन लाइफ, मैक्सिमा रिप्रेजेंट करता है उनका सक्सेस। तो वोल्टेज वाला जो बंदा था, वोल्टेज वाले बंदे ने अपना मैक्सिमा पहले ही अटेन कर लिया। टाइम के रेस्पेक्ट में देखो, वोल्टेज ने अपना मैक्सिमा पहले ही अटेन कर लिया, वोल्टेज ने अपनी लाइफ में सक्सेस पहले ही अटेन कर लिया। और करंट को अपना मैक्सिमा अटेन करते करते, अपने लाइफ में सक्सेस अटेन करते करते टाइम लग जाता है। मतलब वोल्टेज के बाद करंट अपना मैक्सिमा अटेन करता है, वोल्टेज के बाद करंट सक्सेसफुल रहता है अपने लाइफ में। ऐसे जस्ट कंपेयर करके देखो। तो इस तरीके से मैं ये कह सकता हूँ कि करंट जो है वो वोल्टेज से पीछे, ऐसे इमेजिन कर सकते हैं ना कि करंट जो है वो वोल्टेज से क्या है, पीछे है। तो ऐसे केसेस में हम कहेंगे करंट इज लैगिंग बिहाइंड वोल्टेज।
तुमको समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? ऐसे सिनेरियो में मैं क्या कहूँगा, ऐसे सिनेरियो में मैं ये कहूँगा करंट जो है वो वोल्टेज से पीछे है, इट इज लैगिंग बिहाइंड। अगर मैं वोल्टेज के टर्म से बोलना चाहूँ तो मैं ये कहूँगा वोल्टेज इज लीडिंग द करंट, वोल्टेज करंट से आगे है। बात समझ में आ? और उसको फिजिकली तुम ऐसा समझ के रखो कि वोल्टेज में करंट दोनों लोग है एंड मैक्सिमम उनका सक्सेस रिप्रेजेंट करता है। जो पहले पीक कर जाएगा वो पहले सक्सेसफुल है, दैट मीन्स वो लीड कर रहा है। बात समझ में आ रहा है? सो लेट अस से यहाँ का जो वोल्टेज का फंक्शन है, वोल्टेज के फंक्शन को हमने ऐसे रिप्रेजेंट किया वी नॉट साइन ओमेगा टी। इज दैट क्लियर? ओके, अभी देखो ध्यान से देखो, इन दोनों का, ये वोल्टेज का जीरो वैल्यू है और ये करंट का जीरो वैल्यू है, तो दोनों के जीरो वैल्यूज के बीच का जो एंगल का डिफरेंस होगा, फाई एंगल का डिफरेंस होगा। फिर से और एक बार, वोल्टेज का जो जीरो वैल्यू है और करंट का जो जीरो वैल्यू है, दोनों के बीच का जो एंगल डिफरेंस है उसी को ही हम फेज डिफरेंस कहते हैं। बात समझ में आया? तो अभी अगर मैंने वोल्टेज वाले कर्व को वी नॉट साइन ओमेगा टी से रिप्रेजेंट कर दिया, मुझे पता है कि करंट जो है वो वोल्टेज के रिस्पेक्ट में क्या कर रहा है, लैग कर रहा है, पीछे है, तो उसके फंक्शन को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? उसके फंक्शन को हम रिप्रेजेंट करेंगे आई नॉट साइन, इसका भी पहले वाले का ओमेगा टी था लेकिन आई जो है वो फाई एंगल पीछे है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ओमेगा टी माइनस फाई। बात समझ में आ रहा है? इज दैट क्लियर? ओमेगा टी माइनस फाइव, बिकॉज हमको पता है कि करंट जो है वो क्या करता है, करंट लैग करता है। तो हमने फेज में फेज डिफरेंस को पुट करते हैं, दिस फाई इज द फेज डिफरेंस। बात समझ में आ रहा है? तो एक का फेज अगर मैं ओमेगा टी मानूंगा और मुझे पता है कि दोनों के फेजेस के बीच में फाई का डिफरेंस है, तो करंट का फेज कितना हो जाएगा, ओमेगा टी माइनस फाई। बात समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? देखो यहाँ पर फेज डिफरेंस लिख के रखा है, एज बिकॉज वोल्टेज इज लीडिंग, करंट इज लैगिंग, तो वोल्टेज के फेज से हम करंट के फेज को अगर माइनस करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, दैट इज फाई। यहाँ पर हमने वोल्टेज इज लीडिंग बाय एन एंगल ऑफ प्लस फाई विद रिस्पेक्ट टू करंट, ऐसे करके हमने इस चीज को लिखा। ठीक है, अभी हम इस कर्व को देखते हैं। देखो यहाँ पर हमने करंट के कर्व, करंट का जो कर्व है उसको हमने बोल्ड लाइन से रिप्रेजेंट किया, और ये जो डॉटेड लाइन है ये वोल्टेज के कर्व को रिप्रेजेंट करता है। इज दैट क्लियर? एंड इट इज वेरी ऑब्वियस, जो है करंट जो है वो वोल्टेज के पहले ही पीक कर जाता है। करंट ने अपने लाइफ में सक्सेस पहले ही अटेन कर लिया, तो मैं कहूँगा करंट जो है वो क्या कर रहा है, इन दिस केस करंट लीड कर रहा है, इट हैज पीक्ड बिफोर वोल्टेज। बात को समझो, है ना, इट हैज पीक्ड बिफोर वोल्टेज, इसलिए यहाँ पर करंट क्या कर रहा है, लीड कर रहा है, आगे है। तो जैसे कि मैंने कहा था कि हमने वोल्टेज का फंक्शन पहले से डिसाइड कर लिया था कि वोल्टेज का फंक्शन अगर ऐसा है वी नॉट साइन ओमेगा टी, और अगर हमको इन दोनों के बीच, इन दोनों फंक्शंस के बीच का फेज डिफरेंस ग्राफिकली निकालना है, तो दोनों के जीरो वैल्यूज के बीच में जो एंगल का गैप है दैट इज फेज डिफरेंस, इसको हमने फाई लिख कर रखा है, दिस इज फेज डिफरेंस इन दिस केस। ठीक है, और अभी इस पर्टिकुलर सिचुएशन में मुझे ये पता है कि करंट जो है वो वोल्टेज से लीड कर रहा है, और अगर फेज डिफरेंस फाई है, यू नो वोल्टेज का फेज अगर ओमेगा टी है, करंट का फेज वोल्टेज के फेज से ओमेगा टी से फाई एंगल आगे है, तो करंट का फेज हम क्या लिख देंगे, ओमेगा टी प्लस फाई, बिकॉज यहाँ पर करंट क्या कर रहा है, लीड कर रहा है। समझ में आया? यहाँ पर करंट क्या कर रहा है, लीड कर रहा है। यहाँ पर अगर हम फेज डिफरेंस निकालेंगे, ध्यान से देखो, हम यहाँ पर फेज डिफरेंस, वोल्टेज इज लीडिंग बाय एन एंगल ऑफ माइनस फाइव विद रिस्पेक्ट टू द करंट, राइट, बिकॉज इन दोनों का अगर मैं फेज डिफरेंस देखो, वोल्टेज क्या है, वोल्टेज एक्चुअली पीछे है। अगर मैं माइनस फाइव के टर्म से बोलना चाहूँ तो मैं ऐसे भी बोलूंगा कि वोल्टेज इज लीडिंग बाय एन एंगल ऑफ माइनस फाइव, मतलब इसका मतलब क्या है, वोल्टेज करंट से पीछे है, माइनस फाइव के फॉर्म में हमने इसको एक्सप्रेस किया। या सीधा सीधा तरीका तुम ऐसे भी बोल सकते हो, करंट जो है वो वोल्टेज से फाइव एंगल क्या है, आगे है। फाइव फेज डिफरेंस हम कैसे निकालेंगे, दोनों जीरो वैल्यूज के बीच का जो एंगल डिफरेंस है उसी को ही हम क्या कहेंगे, फेज डिफरेंस। बात समझ में आया? तो ये जो फेज डिफरेंस है, और किसको हम लीड करता हुआ कहेंगे, किसको हम लैग करता हुआ कहेंगे, आई होप से तुमको ये समझ में आया। तुमको बस सिंपली एक ही चीज देखना है कि ग्राफ में कौन, दोनों ग्राफ्स में से कौन सा ग्राफ पहले पीक कर जाता है, वो लीड कर रहा होगा। ठीक है, एंड दोनों के जीरो वैल्यूज के बीच में जो एंगल का गैप है वही उन दोनों के बीच का फेज डिफरेंस। फाइन, इन दोनों ग्राफ्स को बहुत अच्छे से लिख के रखो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव अहेड। ओके, अभी जो हमने लीड लैग का कहानी डिस्कस किया है, इसके ऊपर फेजर डायग्राम में
समझ लेते हैं, फेजर्स के टर्म्स में पर समझ लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर और एक बढ़िया सा पिक्चर है एंड दिस इज अ ग्राफ बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। ध्यान से देखो, दिस इज अ ग्राफ बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। ब्लू वाला जो कर्व है वो वोल्टेज को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो पता नहीं यार ये कलर कौन सा है, बट मेरे को कलर पहचानने में बहुत मुश्किल हो रहा है, बट आई होप से तुमको समझ में आ जा रहा है। चलो मैं इसको ब्राउन ही कहता हूँ, चलो ठीक है ना, ब्राउन से रिप्रेजेंट करता हूँ। तो ये जो ब्राउन वाला कर्व है ये तुम्हारे करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। माई फर्स्ट क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू इज दैट कि ये बताओ दोनों में से कौन आगे है कौन पीछे। तो तुम्हारे दिमाग में सबसे पहला थॉट क्या आएगा, सर ने कैसे बोला था, कैसे डिसाइड करते कौन आगे कौन पीछे। पहले हमको ये देखना है कि कौन सा बंदा अपने लाइफ में सक्सेस पहले अटेन करता है, कौन सा ग्राफ पहले पीक कर जाता है, पहले पीक कर जाता है। इज दैट क्लियर? तो इट इज वेरी ऑब्वियस कि अगर मैं इन दोनों ग्राफ्स को कंपेयर करूं तो वोल्टेज वाला ग्राफ जो है वो पहले ही पीक कर जाता है। तो मैं यहां पर बोलूंगा वोल्टेज करंट से आगे है। आगे मतलब हिंदी में लिख रहा हूं, लीड बोल सकते हो, ठीक है ना। वोल्टेज जो है वो करंट को क्या कर रहा है, लीड कर रहा है। इज दैट क्लियर? वोल्टेज करंट को लीड कर रहा है। एंड लेट अस से वोल्टेज का फंक्शन जो दिया हुआ है, इन दिस केस ये दिख रहा है, दिस इज अ परफेक्ट साइन फंक्शन। तो यहाँ पर मैं वी नॉट साइन ओमेगा टी लिख सकता हूँ। फाई का वैल्यू 0 लिखूंगा बिकॉज इनिशियली ग्राफ 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है। एंड वी ऑल नो कि करंट जो है वो बाद में पीक कर रहा है, मतलब करंट इन दिस केस इज लैगिंग बिहाइंड, करंट पीछे है, राइट। तो करंट का पीक वैल्यू अगर मैं आई नॉट लिख देता हूँ, लेट अस से करंट का पीक वैल्यू हम आई नॉट लिख देते हैं। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा सा एक गड़बड़ है, गड़बड़ बिकॉज ग्राफ में पीक वैल्यू को आई एम और वी एम से रिप्रेजेंट किया गया है, तो मैं उसी के अकॉर्डिंग लिख देता हूँ। लेट अस से दिस इज आई एम, ठीक है ना, ग्राफ के अकॉर्डिंग ही लिखता हूँ। और ये दूसरा वाला जो है, ये जो दूसरा वाला है इसको हम वी एम लिख देते हैं, पीक वैल्यू, ठीक है ना। अभी सही है। अभी मुझे पता है कि ये जो करंट है वो क्या कर रहा है, लैग कर रहा है। कितने से लैग कर रहा है, कितने एंगल से लैग कर रहा है। मैंने क्या कहा था कि दोनों के जीरो वैल्यूज को कंपेयर करो, ठीक है। इन दोनों के बीच का जो एंगल डिफरेंस है, देखिए यहाँ पर फाई दिया हुआ है, दोनों जीरो वैल्यूज के बीच का जो एंगल का डिफरेंस है, ये एंगल है भाई साहब, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर 30 डिग्री दिख रहा है, 30 डिग्री का एंगल डिफरेंस है, तो फाई इज द फेज डिफरेंस। तो अगर वोल्टेज का फेज ओमेगा टी है, करंट का फेज ओमेगा टी से 30 डिग्री कम होगा, तो हम क्या लिखेंगे, दैट इज साइन ओमेगा टी माइनस 30 डिग्री, माइनस में पाई बाई 6 लिख देता हूँ। ऐसे करके हम लिख सकते हैं ओमेगा टी माइनस पाई बाई 6। सो दैट इज हाउ वी रिप्रेजेंट दिस। बात समझ में आया? अभी अगर मुझे फेजर डायग्राम में रिप्रेजेंट करना है, मैंने क्या सिखाया था, याद करो। फेजर डायग्राम तुम्हारे दिमाग में सबसे पहले क्या आएगा, एक रोटेटिंग वेक्टर आएगा, वेक्टर जो कि ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है। और इस पर्टिकुलर कहानी में तुमको दो रोटेटिंग वेक्टर्स इमेजिन करना है, बिकॉज देयर आर टू साइनसोइडल फंक्शंस, और वो दो रोटेटिंग वेक्टर्स इन दो साइनसोइडल फंक्शंस को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। ओके, सो लेट अस ड्रॉ द फेजर एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम टी टाइम में हम दोनों रोटेटिंग वेक्टर्स को फ्रीज कर देते, पिक्चर खींचते और देखते कि दोनों रोटेटिंग वेक्टर दिखने में कैसा होगा। देखो ये जो ब्लू वाला कर्व को ये ब्लू वाला वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है, वोल्टेज वाले फंक्शन को ये ब्लू वाला फेजर रिप्रेजेंट कर रहा है, ब्लू वाला वेक्टर। और ये जो ब्राउन वाला वेक्टर है ये हमारे करंट के फेजर को रिप्रेजेंट कर रहा है। बात समझ में आया? ठीक है। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, ये जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है इसी का ही फेज हमने क्या मान लिया, ओमेगा टी मान लिया। कंफ्यूज मत होना, हम ऐसा भी मान सकते हैं। तुम बोल सकते हो सर हॉरिजॉन्टल लाइन के एंगल को मैं 0 डिग्री मानूंगा, आपने इसी को ओमेगा टी मान लिया। ये अगर 0 है, ओमेगा टी टाइम में घूमने के बाद ये ब्लू वाला जो वेक्टर है वो ऐसा बनता, इसको हम ओमेगा टी मानते। यार ये भी सही है और मैंने जो कहा वो भी सही है। इस वक्त हमने क्या कर लिया, इस वक्त हमने हॉरिजॉन्टल लाइन के एंगल को ही, उसी रेफरेंस लाइन के फेस को ही मैंने ओमेगा टी मान लिया। बात समझ में आया? ऐसे भी किया जा सकता है। तो मैंने इसी रेफरेंस एक्सिस को ओमेगा टी मान लिया, और इस ब्लू वाले रोटेटिंग रिएक्टर का इस पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम में जो हमने फ्रीज कर दिया, यहाँ पर वोल्टेज का वैल्यू कितना, वी एम साइन ओमेगा टी। अभी सोच के देखो कि हमको ये पता है कि करंट वाला जो फेजर होगा, करंट वाला जो फंक्शन है वो वोल्टेज से 30 डिग्री पीछे है, राइट। और मुझे पता है कि ये जो फेजर से ये एंटी क्लॉकवाइज गोल घूमते हैं, तो करंट अगर पीछे है तो उस करंट वाले फेजर को मैं वोल्टेज वाले फेजर से 30 डिग्री पीछे बनाऊंगा। सो ध्यान से देखो, यहाँ पर हमने कहाँ पर बनाया, इन दिस केस हमने 30 डिग्री, ध्यान से देखो हमने इसको पीछे बनाया। बात समझ में आए? दिस इज ओमेगा टी। अगर इस तरफ उल्टा आ जाओगे, पीछे आ जाओगे, नीचे आ जाओगे, तो फेज कितने से डिक्रीज हो जाएगा। इस हॉरिजॉन्टल लाइन का फेज अगर ओमेगा टी है, यहाँ से तुम एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी दिस इज क्लॉकवाइज, कितना तुम नीचे आ गए,
30 डिग्री नीचे आ गए। बात समझ में आया? देखो ध्यान से देखो, अगर तुम नीचे आ रहे हो तो -5 होगा, अगर ऊपर जा रहे हो तो +5 होगा। बात समझ में आया? इफ दिस इज द रेफरेंस लाइन, मैंने तुमको क्या सिखाया था कि अगर हम एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो एंगल बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पर हमने कैसा मूव किया, क्लॉकवाइज मूव किया, तो एंगल का वैल्यू क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। कितने अमाउंट से डिक्रीज करेगा? 30 डिग्री अमाउंट से डिक्रीज करेगा। तो इसका जो फेजर का जो रिप्रेजेंटेशन होगा, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन, वो क्या होगा, आई एम साइन। और फेज एंगल कितना होगा, इस हॉरिजॉन्टल लाइन का फेज अगर मैं ओमेगा टी मानता हूँ, इस पर्टिकुलर फेजर का फेज एंगल क्या होगा, ओमेगा टी -5। इन दिस केस फाई इज इक्वल टू व्हाट, 30 डिग्री। तो ऐसे करके हम क्या करते हैं, फेज एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं। बात समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? आई होप सो तुमको ये समझ में आया। इसको अच्छे से कॉपी करके रखो, मैं मिटा रहा हूँ। आगे चलते हैं, लेट्स सी आगे क्या है। ओके, ये और एक एग्जांपल है, मैं चाहूंगा कि तुम इस चीज़ को अच्छे से समझ के रखो। लेट अस से कि हम यहाँ पर दो फेजर से दिख रहा है, फेजर है फेजर भी, दोनों के बीच एंगल कितना है, 30 डिग्री। एक बार हम पहले हमने क्या किया था, ग्राफ से फेजर में कन्वर्ट किया था, अभी हम फेजर से ग्राफ की तरफ जाएंगे, उल्टा भी जाएंगे। तो ध्यान से देखो, मैंने क्या तुमको सिखाया था कि ये जो वेक्टर का शेडो बनता है वाई एक्सिस पे, यही शेडो हमारा फंक्शन का इंस्टेंटेनियस वैल्यू। सो एट दिस इंस्टेंट ऑफ टाइम, ध्यान से देखो, इस फेजर ए का, फेजर ए तो पूरा हॉरिजॉन्टल है, तो इसका अगर मैं वाई एक्सिस पे शेडो निकालूंगा, शेडो का लेंथ कितना होगा, 0। मतलब शेडो रिप्रेजेंट्स द इन दिस केस, दिस इज लेट अस से दिस इज टाइम t इक्वल टू 0, इनिशियल वाला कंडीशन है। तो t इक्वल टू 0 में फेजर ए का जो शेडो है वो 0 है। इसका मतलब ये है कि t इक्वल टू 0, राइट, और इनिशियली हमारा फेजर ए या वेव फॉर्म ए, फेजर ए जिस वेव को रिप्रेजेंट करता है, वेव फॉर्म ए, उसका इनिशियल स्टार्टिंग वैल्यू कितना होगा, 0। बात समझ में आया? एंड सिमिलरली अगर मैं फेजर बी को देखूं, जो वेव फॉर्म बी को रिप्रेजेंट करता है, किसको रिप्रेजेंट करता है, वेव फॉर्म बी को रिप्रेजेंट करता है एट टाइम t इक्वल टू 0। इसका अगर मैं शेडो निकालो, कुछ ऐसा शेडो आएगा। इज दैट क्लियर? कुछ ना कुछ वैल्यू मेरे को मिलेगा, कुछ ना कुछ पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा। दैट मीन्स टाइम t इक्वल टू 0 पे, इफ दिस इज द पिक्चर ऑफ द इनिशियल कंडीशन, मुझे पता है कि वेव फॉर्म बी का t इक्वल टू 0 पे कुछ ना कुछ y का वैल्यू होगा। तो ध्यान से देखो, यहाँ पर t इक्वल टू 0 पे कुछ ना कुछ y का वैल्यू मिलेगा। और ये जो हाइट है, ये अगर h है तो ये हाइट भी क्या होगा, h ही होगा, बिकॉज जो भी शेडो का लेंथ होगा वही हमारा फंक्शन का वैल्यू होगा ग्राफिकली। बात समझ में आ रहा है? सो द ग्राफ विल लुक लाइक दिस। और जैसे कि मैंने तुमको पहले बताया था, दो फेजेस के बीच का जो एंगल का डिफरेंस है वही हम फेज डिफरेंस कहते हैं। अभी अगर तुमको कोई पूछा जाए व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, तुम बोलोगे सर फेज डिफरेंस तो 30 डिग्री है, और कौन आगे कौन पीछे, बी जो है वो आगे है एंड ए जो है वो पीछे है। तो यहाँ पर हम ऐसे लिख सकते हैं कि फेस ऑफ बी माइनस फेस ऑफ ए इज एक्चुअली इक्वल टू 30 डिग्री। ऐसे भी हम लिख सकते हैं। बात समझ में? एंटी क्लॉकवाइज देखो, एंगल हम हमेशा एंटी क्लॉकवाइज मेजर करते हैं। एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे, एंगल बढ़ेगा, दैट मीन्स बी वाले फेजर का एंगल का वैल्यू ज़्यादा होगा और ए वाले फेजर का एंगल का वैल्यू कम होगा। और फेज डिफरेंस जो है 30 डिग्री है, बी वाला फेजर आगे है, ए वाला फेजर पीछे, तो हमने ऐसे करके लिखा 5b माइनस 5 दैट इज इक्वल टू 30 डिग्री। इज दैट क्लियर? इसको भी लिख के रखो। आगे बढ़ते हैं, ठीक है? ओके, ये जस्ट फॉर सम प्रैक्टिस। यहाँ पर ना ये बहुत कुछ लिखा हुआ था, मैंने इसको मिटा दिया एक्चुअली, मैं तुमको सिर्फ बता के रख रहा हूँ। यहाँ पर लेट अस से हम यहाँ पर जो फेज का वैल्यू बता रहे हैं, पॉजिटिव 5 नेगेटिव 5, यहाँ पर हम फेज का वैल्यू करंट का बता रहे हैं, सॉरी नॉट करंट का, रुको, फेज का वैल्यू ईएमएफ का बता रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू करंट। मतलब मैं समझाता हूँ, डरो मत। मतलब करंट के रेस्पेक्ट में जो ईएमएफ है, जो वोल्टेज, वो आगे है या पीछे है, हम बता रहे हैं इस ग्राफ को देख के, ठीक है ना। फाई जो है दैट इज मेजर्ड विथ रिस्पेक्ट टू करंट, राइट, विथ रिस्पेक्ट टू करंट, ठीक है ना। तो ध्यान से देखो, यहाँ पर रेड वाला जो कर्व है वो
वोल्टेज के कर्व को रिप्रेजेंट करता है ईएम, ईएम इसका पीक वैल्यू है, ग्रीन वाला जो कर्व है वो करंट के ग्राफ को रिप्रेजेंट करता है। एंड इट इज़ वेरी ऑब्वियस कि अगर तुम इस ग्राफ को देखो तो रेड वाला कर्व पहले पीक कर जाता है। तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में मैं कहूँगा कि अगर मैं करंट के रेस्पेक्ट में कहना चाहूँगा तो करंट के रेस्पेक्ट में वोल्टेज का फेजर क्या है, आगे है। बात समझ में, करंट के रेस्पेक्ट में वोल्टेज का फेजर आगे है, तो इसका फाई का वैल्यू हम क्या लिख देंगे, पॉजिटिव, पॉजिटिव फाई हमने लिख के रखा। यहाँ पर मैं फिर से कह रहा हूँ, यहाँ पर हम करंट के रेस्पेक्ट में फेज एंगल को मेजर कर रहे हैं, ठीक है। इस कर्व में देखो करंट पहले पीक कर जाता है, ईएमएफ बाद में पीक करता है, तो यहाँ पर करंट जो लैग कर रहा है, या सॉरी 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 करंट लीड कर रहा है, वेरी सॉरी, करंट लीड कर रहा है, ईएमएफ जो है वो क्या कर रहा है, लैग कर रहा है। तो करंट के रेस्पेक्ट में अगर मैं ईएमएफ का फेजर बोलूँ वो क्या होगा, नेगेटिव फाई। किसके रेस्पेक्ट में, विद रेस्पेक्ट टू करंट, ईएमएफ इज लैगिंग बिहाइंड, तो हमने नेगेटिव फाई से रिप्रेजेंट किया। देखो यहाँ पर फेजर डायग्राम में भी दिख रहा है, जो ईएमएफ है वो करंट के फेजर से क्या है, पीछे इस तरफ है। सो इसका जो फेज एंगल होगा ये हम फाई ही लिखेंगे, फेज डिफरेंस हम फाई ही लिखेंगे, बट अगर मैं इसका फेज ओमेगा टी लिखता हूँ तो ईएम का फेज हम क्या लिख देंगे, ओमेगा टी माइनस फाई। आई होप सो तुमको अभी समझ में आ रहा है मैं नेगेटिव फाई से क्या समझा रहा हूँ तुमको, ठीक है ना। एंड अगर मैं इस कर्व को देखो ध्यान से, यहाँ पर करंट जब पी करता है एग्जैक्टली उसी वक्त हमारा ईएमएफ भी क्या करता है, पी करता है। Is that clear? That means अभी इन दोनों functions के बीच, इन दोनों phasors के बीच there is no phase difference. That means the angle between the two rotating vectors in this case will be equal to 0, and that is what we see. यहाँ पर red वाला phasor and green वाला phasor, they are basically overlapping with each other. The angle between them is 0 degree. So in this case the phase difference between them is equal to what? 0 degree. I hope so तुमको ये समझ में आया। तो मैंने तुमको जितना कुछ चाहिए समझाने के लिए सब कुछ बता के रखा हूँ। और एक स्लाइड है, ये भी तुमको दिखाना चाहूँगा। वो थोड़ा और प्रैक्टिकल है, बिकॉज हम इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम मोस्टली वोल्टेज एंड करंट के फेजर के साथ ही डील करेंगे, उसको भी देखते हैं, ठीक है। फिलहाल इसको पॉज करके कॉपी करके रखो। ओके, इसको देखते हैं पहले, ठीक है। लेट्स सी दिस फर्स्ट। ओके अभी कुछ और सिचुएशंस देखते हैं, सम मोर सिचुएशंस। देखो ऐसा है कि कुछ फंक्शंस दिया हुआ है, वोल्टेज का फंक्शन दिया हुआ है, करंट का फंक्शन दिया हुआ है, और हमको यहाँ पर बेसिकली क्या करना है, इन दिस केस हम इनका फेजर डायग्राम, कोरस्पॉन्डिंग फेजर डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो ध्यान से देखो, ये वाला जो पार्ट है उनका फेज है, राइट, दिस इज द फेज। अभी अगर मैं वोल्टेज और करंट को देखूँ, इन दिस केस देयर इज नो फेज डिफरेंस। दोनों फेजेस को अगर मैं माइनस करूँगा तो फेज डिफरेंस का वैल्यू कितना आ जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पर फेज डिफरेंस जो है वो 0 है। एंड अगर मैं फेजर डायग्राम में रिप्रेजेंट करना चाहूँ, वी एंड आई बोथ द फेजर्स विल बी पॉइंटिंग अलोंग द सेम डायरेक्शन। उनके बीच में कोई एंगल नहीं एग्जिस्ट करेगा। ये दोनों जो फेजर है वी एंड आई, दे विल बेसिकली ओवरलैप विद ईच अदर। इसको देखो तो इट्स वेरी ऑब्वियस कि करंट जो है वो वोल्टेज को क्या कर रहा है, लीड कर रहा है, मतलब करंट जो वोल्टेज से आगे है। तो ध्यान से देखो, यहाँ पर अलग अलग डायग्राम्स बना सकते हैं हम, अलग अलग रेफरेंस मान सकते हैं। तो अगर मैंने वोल्टेज को नीचे माना फॉर एग्जाम्पल, और मैंने क्या सिखाया था कि अगर हम एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं तो एंगल बढ़ता जाएगा। तो अगर ये वोल्टेज का फेजर है, मुझे पता है कि करंट जो है वो वोल्टेज से π/2 एंगल, कितना एंगल, π/2 एंगल आगे है। तो हमने एंटी क्लॉकवाइज कितना एंगल घुमा, π/2 एंगल घूमने के बाद ही हमने करंट वाला फेजर बनाया। या तुमने अगर वोल्टेज के फेजर को ऐसा माना, फिर से एंटी क्लॉकवाइज घूमो, π/2 एंगल घूमोगे, उसके बाद तुम अपने करंट के फेजर को बनाओगे। मतलब इस लाइन का फेजर अगर ओमेगा टी है, ये जो रेफरेंस एक्सिस है, इसका फेज एंगल अगर मैं ओमेगा टी मानूंगा, तो ये जो लाइन है जिस तरह पॉइंट कर रहा है, इस लाइन का फेज एंगल हम कितना लिख देंगे, ओमेगा टी प्लस π/2। बात समझ में आया। सिमिलरली यहाँ पर देखो, यहाँ पर करंट जो है वो वोल्टेज से π/2 एंगल पीछे है। तो हमने वोल्टेज बनाया फॉर एग्जांपल, और करंट जो है वो पीछे, इसलिए हमने वोल्टेज के पीछे बनाया, π/2 पीछे बनाया, करंट ऐसा होगा। अगर तुमने वोल्टेज ऐसा माना, करंट इससे पीछे है, तो क्लॉकवाइज घूमो, माइनस π/2 एंगल पीछे आ जाओ, तो दिस इज योर करंट। इज दैट क्लियर? सो इस तरीके से हम करंट को वोल्टेज के रिस्पेक्ट में प्लॉट कर रहे हैं। यहाँ पर देखो, वी नॉट साइन ओमेगा टी, आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस π/3। इसका मतलब ये है करंट जो है वो π/3 एंगल वोल्टेज से आगे है। तो अगर हमने वोल्टेज ऐसा बनाया, करंट π/3 आगे बनाऊंगा, एंटी क्लॉकवाइज घूमो, ये π/3 एंगल के बाद हमने करंट को बनाया ऐसा। अगर तुमने वोल्टेज को ऐसा बनाया, एंटी क्लॉकवाइज घूमा, π/3, हमेशा याद रखना कि एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे तभी जाके एंगल इंक्रीज करेगा, और π/3 एंगल इंक्रीज करने के बाद हम अपने करंट के फेजर को बनाएंगे। इज दैट क्लियर? तो इस तरीके से हम अपना फेजर डायग्राम बनाते हैं। देखो रेफरेंस एक्सिस
हम मान सकते हैं, मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं हॉरिजॉन्टल लाइन को 0 डिग्री भी मान सकता हूँ, या हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ एक रेफरेंस फेज भी एसोसिएट कर सकता हूँ, फॉर एग्जांपल फाई एसोसिएट कर सकता हूँ। ये चीज़ मैं आगे जाके दिखाऊंगा, फिलहाल अभी इसमें ज़्यादा दिमाग मत लगाना, कंफ्यूज हो जाओगे। ये जो मैंने तुमको बताया इस पर अच्छे से समझना, ठीक है, कि कैसे करके हम फेजर डायग्राम बनाते हैं। ओके ओके, तो यहाँ पर क्या देखो, टाइम डिफरेंस, मैं तुमको एक चीज़, छोटा सा चीज़ बता देता हूँ। यहाँ पर अगर मुझे फेज डिफरेंस को टाइम डिफरेंस में कन्वर्ट करना है, तो हम उसको कैसे करेंगे, ठीक है ना। तो एक बात को समझो कि अगर एक फेजर है पूरा एक फुल चक्कर मारता है, तो कितना टाइम गुजरता है, कैपिटल टी टाइम, दैट इज टाइम पीरियड, राइट, उतना टाइम गुजरेगा टू रोटेट बाय एन एंगल ऑफ व्हाट, 2 पाई। तो बात को समझो कि अगर 2 पाई का फेज डिफरेंस है, उसका कोरिस्पॉन्डिंग टाइम डिफरेंस हम क्या लिख सकते हैं, कैपिटल टी। बात समझ में आया, इज दैट क्लियर, पक्का। ओके अगर यूनिट एंगल का फेज डिफरेंस है, तो हम टाइम डिफरेंस हम कितना लिख सकते हैं, टी डिवाइडेड बाई 2 पाई। तो अगर फाई का फेज डिफरेंस है, तो टाइम डिफरेंस कितना होगा, टी डिवाइडेड बाई 2 पाई इंटू फाई, ठीक है ना। सो दिस इज द टाइम डिफरेंस। देखो इसको लेकर हम और भी अच्छे से डिटेल्स में डिस्कस करेंगे, लेकिन वेव ऑप्टिक्स के चैप्टर में। यहाँ पर बस इस फॉर्मूला को अच्छे से याद रखना कि अगर मुझे फेज डिफरेंस को टाइम डिफरेंस में कन्वर्ट करना है, मतलब ऐसा सोचो कि दोनों फेजर्स के बीच टाइम का कितना गैप है, वो अगर हमको निकालना है तो हम उसको कैसे कन्वर्ट करें। टी टाइम का गैप है तो फेज डिफरेंस कितना होगा, 2 पाई होगा। तो फाई का अगर फेज डिफरेंस तो टाइम गैप कितना होगा, टी बाई 2 पाई इंटू फाई, ऐसे करके लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अच्छे से पॉज करके रखना। यहाँ पर द स्टडी एक 2 4 5 लाइन्स मैंने लिख के दिया है कि हमने जस्ट नाउ जो डिस्कस किया उसी चीज़ को हमने अच्छे से लिख के रखा है। द स्टडी ऑफ एसी सर्किट इज मच सिंप्लीफाइड इफ यू ट्रीट ऑल्टरनेटिंग करंट एंड ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज एज वेक्टर्स, जो मैं तुमको ऑलरेडी बता चुका हूँ। इट मेक्स आवर डिस्कशन सिंपल, ये हमको आसानी से हम अपने सिचुएशंस को इमेजिन कर पाएंगे as vectors with the angle between the vectors equal to the phase difference between the current and voltage। current and voltage के बीच का जो एंगल है, इनफैक्ट ये बोलना चाहिए कि करंट वाला फेजर एंड वोल्टेज वाले फेजर के बीच का जो एंगल है, उसी एंगल को हम फेज डिफरेंस कहते हैं, ठीक है। ओके फेजर डायग्राम किसको बोलते हैं वो भी मैं तुमको बताया मैंने पहले तुमको। while drawing phasor diagram for a pure element R, L और C, मतलब अगर तुम एक सिंपल रेजिस्टर का या इंडक्टर का या कैपेसिटर का अगर फेजर डायग्राम बनाओगे, मतलब रेजिस्टर के अक्रॉस कितना वोल्टेज है और उसके अक्रॉस कितना करंट है, उनका अगर फेजर डायग्राम बनाओगे, you can take either of the current or voltage, they can be plotted along the x axis। मतलब यहाँ पर जस्ट नाउ इसके पहले मैंने तुमको दिखाया ना कि वोल्टेज हमने प्लॉट किया, उसके रिस्पेक्ट में करंट को प्लॉट किया। तो बेसिकली यहाँ पर मैं यही कहना चाहता हूँ कि तुम किसी एक को रेफरेंस मान लो, उसके रिस्पेक्ट में दूसरे फेजर को ड्रॉ करना। मतलब अगर तुमको किसी एक ऑल्टरनेटिंग फिजिकल क्वांटिटी का फंक्शन पता है और दूसरे फंक्शन का फेज डिफरेंस पता है, फॉर एग्जांपल v का फंक्शन तुमको पता है और तुमको पता है कि v एंड i के बीच का फेज डिफरेंस क्या है, तो अगर v का फंक्शन पता है तुम i का भी फंक्शन लिख सकते हो बाई टेकिंग इनटू अकाउंट द फेज डिफरेंस। लीडिंग है या लैगिंग है, लीड करेगा तो +5 लिख देना, लैग करेगा तो -5 लिख देना। इस तरीके से तुम एक्सप्रेशन लिख सकते हो, मैंने जस्ट थोड़ी देर पहले दिखाया था, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट फेज एंड फेजर डायग्राम। आई होप सो तुमको ये पूरा कंसेप्ट अच्छे से समझ में आया, बिकॉज ये जो कुछ भी हमने अभी सीखा है इसको हम आगे जाके बहुत ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं। और इसमें इनफैक्ट 90% ऑफ द एसी का जो डिस्कशन होगा वो इसी फेजर डायग्राम को लेके होगा। सो आई होप सो तुमको ये समझ में आया। इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ फील फ्री टू कमेंट, आई विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू। एंड प्लीज़ शेयर दिस चैनल, शेयर दिस वीडियोस विद योर फ्रेंड्स so that I can reach more students. Thank you. Bye. Take care.